ऋषिकेश में डीआरडीओ द्वारा बन रहे कोविड अस्पताल का सीएम ने किया निरीक्षण। 500 का बेड अस्पताल जल्द होगा तैयार। सीएम ने डीआरडीओ के अधिकारियों से की बातचीत। पौड़ी के ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे आइसोलेशन सेंटर। डीएम ने पंचायत राज अधिकारियों के साथ बैठक में लिया फैसला। कोविड मरीजों को मिलेगी राहत। उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस तक। डीजीपी अशोक कुमार ने दिए जांच के आदेश। कालाबाजारी करने वालों पर लगाई जाए रासुका। देहरादून में बेकाबू हो रहे हालात। कोरोना का हॉट स्पॉट बना देहरादून। देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में हुआ शामिल। नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जोशी का कोरोना से निधन हो गया। उन्हें कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने पर आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी राजेंद्र जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राजेंद्र जोशी के निधन पर दुख जताया। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने पत्रकार राजेंद्र जोशी के निधन पर ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तो उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी का निधन हो गया। इस खबर के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दुख जताया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख जाहिर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी राजेंद्र जोशी के मौत पर दुख जताया। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार रहे राजेंद्र जोशी। देहरादून हुआ टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल। देहरादून में बेकाबू हो रहे हालात। कोरोना का हॉट स्पॉट बना देहरादून। देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में हुआ शामिल। संक्रमित जिलों में 9वें नंबर पर आया देहरादून। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मामले। राजधानी देहरादून कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। लगातार बढ़ रही मौत और संक्रमितों की संख्या के चलते दून देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हो गया है। देहरादून से श्रीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी को भी पछाड़ दिया है। इस सूची में गुरुग्राम, हरियाणा पहले और कोलकाता 6वें स्थान पर है। देहरादून कोरोना नियंत्रण और हर जरूरतमंद को उपचार उपलब्ध कराने के दावों की हवा निकल रही है। सच्चाई ये है कि पिछले 3 दिनों में 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान करीब 10,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमितों की संख्या के आधार पर जारी आंकड़ों के मुताबिक सभी दून देश में 9वां सबसे ज्यादा संक्रमित जिला है। खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े जिले के कोरोना की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। विभागीय हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 3 दिनों में 72 घंटों के दौरान 9,882 लोगगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इस लिहाज से जिले में हर घंटे औसतन 137 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान कुल 262 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज गरुला जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से देहरादून में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए ममता, ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े लगातार उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं। और जो ये एक रिपोर्ट आई है कि दून देश के सबसे बेकाबू जनपदों में आ गया है, 10 जनपदों में आ गया है जहां संक्रमण बेकाबू है। और ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो, चाहे फिर यहाँ स्थानीय प्रशासन हो या फिर राज्य प्रशासन हो, सबके लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे काबू पाया जाएगा। ममता, अगर हम कल की बात करें, शुक्रवार की बात करते हैं, तो कल शुक्रवार को देहरादून जिले में 9,930 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3,123 पॉजिटिव पाए गए थे।
तो इससे देखा जाता है तो जो संक्रमण की दर है वो 31% से ऊपर देहरादून में संक्रमित दर है, और जो पर लाख लोगों में जो संक्रमण की दर है वो उत्तराखंड में देहरादून में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए ये 10 बेकाबू जनपदों में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। भले ही सरकार लगातार कोशिश कर रही है, यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू है, सैटरडे संडे पूरी तरीके से लॉकडाउन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक चीज ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू है उसे कहीं भी कोई फायदा उत्तराखंड को होता हुआ दिख नहीं रहा है, उत्तराखंड में दिख नहीं रहा, क्योंकि 26 अप्रैल को पहली बार देहरादून में कोरोना कर्फ्यू लगा था। तब देहरादून में जो पॉजिटिव जो आए थे उस दिन 26 अप्रैल को, उस दिन 2034 लोग थे, और पिछले आप कल देख सकते हैं कि 3123 मामले यहाँ पे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू का असर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिल रहा है, देहरादून में नहीं देखने को मिल रहा है। अब सरकार को कोशिशें करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से यहाँ पे इस कोरोना के चेन को तोड़े, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। अगर हम कल की बात करें तो 126 लोगों की यहाँ पे कल मौत हुई है देहरादून में। तो इस सब को लेकर सरकार को नई तरीके से सोचना पड़ेगी, नई व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ेंगी। जी पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां पर बनकर तैयार हुए 30 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि आईसीयू में 5 बाईपेप मशीनें भी लगाई गई हैं। वहीं सीएम ने यहां की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर के हेड डॉक्टर बीपी सिंह ने कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए डॉक्टरों और स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया, जिस पर सीएम ने हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं सीएम ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के खाने पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। आईडीपीएल ऋषिकेश में बनने जा रहे 500 बेड के बेस अस्पताल का सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने डीआरडीओ के उच्च अधिकारियों से बातचीत की और जल्द से जल्द अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार सभी तरह के प्रयास करने में जुटी है। डीआरडीओ की ओर से तैयार किए जा रहे कोविड अस्पताल भी इसी प्रयास का नतीजा है। डीआरडीओ की ओर से ऋषिकेश और हल्द्वानी में 500 बेड के कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। सीएम ने ऋषिकेश में कोविड अस्पताल की प्रगति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये डीआरडीओ की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए, जिससे कि जो भी कोविड पॉजिटिव है वो उसका लाभ ले सकें। और जैसे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी होगा। रात दिन यहाँ काम चल रहा है, हम स्वयं देख रहे हैं, आपने भी देखा है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी सुविधाएं इनको दिलानी है वो दिला रहे हैं। ट्रांसफार्मर आदि, रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब हम लोग कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए 500 बेड का अस्पताल जल्द तैयार होगा। डीआरडीओ की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने जायजा लिया और कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोविड को लेकर लगातार परेशानी बनी हुई है, 500 बेड का अस्पताल जल्द से जल्द तैयार होगा। उत्तराखंड में कोरोना की जो स्थिति है वो सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। इसको देखते हुए डीआरडीओ से 500 बिस्तरों का अस्पताल तैयार करने को कहा गया है। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमंत राजेंद्र दास महाराज ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। श्री महंत
राजेंद्र दास महाराज ने कहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा में कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही है, जिससे हिंदुओं में भय का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम सिद्ध हो रही हैं। नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन तृणमूल सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अभी जो कलकत्ता जो है बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ तो सब 420 वाला हुआ, क्योंकि जो है ये ममता दीदी जो अपने आप को मुख्यमंत्री की उम्मीदवार जो है बनती हैं, तो जो है ये तो जहाँ से पहले खड़ी होती है वहीं हार गई। तो पहली बात, अगर देश के अंदर कायदे कानून हो और जो है राष्ट्रपति के जो है तहत आता हो तो वहाँ जो है उनको हटा के बर्खास्त करके और तुरंत राष्ट्रपति शासन ला देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कार्यक्रमों की रूपरेखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे सरकारी हेलीकॉप्टर से प्रदेश के कई हेलीपैड पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस ने संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर मंत्री गणेश जोशी के पास देहरादून का और बिशनपुर चुफाल के पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ का प्रभार है। अरविंद पांडे को चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्पष्ट करें कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर से चंपावत और पिथौरागढ़ किसी सरकारी प्रयोजन के लिए गए या फिर पिकनिक मनाने गए हैं। उनके कार्यक्रम में किसी सरकारी मीटिंग का कोई जिक्र नहीं, लिहाजा उन्हें स्थिति साफ करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने जो बिना सोचे समझे नेतृत्व परिवर्तन किया, उसका खामियाजा आज पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा का कहना है कि जब तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब वे स्थितियों को समझते तब तक स्थिति बेकाबू हो गई। उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले से इतना प्रशासनिक अनुभव नहीं था, वे प्रदेश को संभाल नहीं पाएंगे। बिना सोचे समझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया, आज उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। ठीक 9 मार्च को जब नए नवेले मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी, उस वक्त ये दूसरी लहर कदम रख चुकी थी उत्तराखंड के अंदर और पैर पसारना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब तक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को समझ पाते या अफसरों को समझ पाते या सरकारी मशीनरी को समझ पाते, तब तक कहर पूरी तरह से उत्तराखंड पर बरपा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस स्किल की कमी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कमी तीरथ रावत में है, वो साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो इससे पहले कभी ऐसे पदों पर नहीं रहे या उन्होंने प्रशासनिक अमले को नहीं संभाला है। उसका खामियाजा आज उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी अब महंगी पड़ेगी। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने दिए अधिकारियों को आदेश, आरोपियों पर रासुका लगाने के दिए निर्देश। जनपदों की 158 टीमें और एसटीएफ की 10 टीमें तैनात। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से जनपदों की 158 टीमें और एसटीएफ की 10 टीमें लगाई गई हैं। टीमों की ओर से कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार दबिश दी रही है। अब तक सभी टीमों ने 187 दबिश दी है। देखिए, ये बहुत ही अमानवीय कार्य है जो लोग इस तरह का कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक विश्व स्तरीय महामारी आपदा है, उसमें भी जो लोग अपने मुनाफे का सोच रहे हैं या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ही
गलत है और माफ़ करने लायक नहीं है। ऐसे हमने 25 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जो या तो नकली दवाई बेच रहे थे, या ओवर रेटिंग कर रहे थे, या काला बाजारी कर रहे थे, या जमाखोरी कर रहे थे। तो ये सबसे मैं अपील करता हूँ कि ये सब छोड़ दें, अन्यथा हम लोग इस पे NSA भी लगाने पर विचार कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से महानिदेशक ने कहा है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं और उसमें ये भी घटनाएं आ रही कि कालाबाजारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर कोई ऐसी दवाई जो जीवन रक्षक हो, उसको लेकर लगातार कालाबाजारी की घटनाएं यहाँ पे सामने आ रही थी। और सरकार ने कोशिश भी की कि इस कालाबाजारी पे रोक लगे। इसको लेकर सरकार ने STF की टीम गठित की। STF को इसका चार्ज है, 10 टीमें STF की बनाई और 158 टीमें पूरे प्रदेश में पुलिस की बनाई कि उससे कालाबाजारी रोके। इस तरीके से इस पूरी टीम ने 787 स्थानों पर चेकिंग की, दबिश की और 15 मुकदमे भी उन्होंने दर्ज किए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूचनाएं लगातार ये आ रही हैं कि कालाबाजारी रुक नहीं रही, थम नहीं रही है और पुलिस लगातार काम भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद कानून का डर इन कालाबाजारी करने वालों पर नहीं है। लेकिन अब जो DGP अशोक कुमार है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कालाबाजारी नहीं रोकते हैं इस आपदा के समय पर, जहां लोगों को हर किसी की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर इस समय पे कोई कालाबाजारी नहीं रोकता है तो उस पे रासुका लगाई जाएगी। रासुका के तहत उनको जेल भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक डर बैठाने की जरूरत भी है इन कालाबाजारी करने वालों पे। और उम्मीद है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे पुलिस काम कर रही है, STF काम कर रही है और रोज आंकड़े भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि कितने उन लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, कितनी दबिश की हैं, तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस कालाबाजारी में नकेल लगेगी। जी, धन्यवाद पंकज इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। घर की तो सूरत ही बदल दी आपने। सूरत तो घर की बदलेगी ही बख्शी जी। लेमिनेक्स HPL शीट से लगवाई। लेमिनेक्स HPL शीट्स, ब्यूटीफाइंग एक्सटीरियर्स। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना
कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एएसपी ने बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानें खुली रहीं, जिन्हें पुलिस ने बंद करा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई दुकानदारों के चालान किए। वहीं एएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें और केवल जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान करने पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से केवल अस्थि विसर्जन के लिए सिर्फ 5 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। बावजूद इसके हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर अस्थि विसर्जन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। हरिद्वार में प्रशासन और पुलिस यहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करा पा रही है। पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 4-5 बेड के 2 कमरे पंचायत भवन, स्कूलों या अन्य स्थान पर आरक्षित रखे जाएंगे, जहां पर प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों को अलग रखकर इलाज किया जाएगा। पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि महामारी में घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि पंचायत स्तर पर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दवाइयों की किट बनाकर एएमएम और आशा वर्कर के माध्यम से बांटे जाएं, जिसमें कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर कोई भी व्यक्ति उन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकता है। आम लोगों की हौसला अफजाई के लिए पुलिस की ओर से किए गए प्रयास अब मिशन हौसला के नाम से जाने जाएंगे। टिहरी एसएसपी तृप्ति भट्ट ने पुलिस के किए गए प्रयासों को मिशन हौसला का नाम दिया है। राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी, जिसमें तमाम पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने अब तक जो भी प्रयास किए हैं वो मिशन हौसला के नाम से जाने जाएंगे। डीजीपी ने जानकारी देते हुए कहा कि मिशन हौसला के अंतर्गत जरूरी वक्त में दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाना और अन्य जरूरत होने पर लोगों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए पुलिस थाना नोडल सेक्टर के रूप में काम करेगा। देखिए, हमारा काम पहले से चल रहा है लोगों की मदद करने का, हौसला दिलाने का, किंतु आज उसको एक नाम दिया गया है। तो उत्तराखंड पुलिस ने आज मिशन हौसला की शुरुआत की है और अभी तक भी अगर हम देखें तो लगभग हम 3000 लोगों को दवाइयाँ दिला चुके हैं, 2000 लोगों को खाना और राशन दिला चुके हैं, करीब 322 लोगों को हमने ऑक्सीजन दिलाने में मदद की है, 172 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने में मदद की है, 159 लोगों का जो जिनके परिजन नहीं थे ऐसे लोगों का हमने दाह संस्कार करवाया पुलिस ने। तो काम हमारा जारी, 100 से अधिक लोगों को हमने प्लाज्मा डोनेट करवाया है, पुलिस की ओर से कराया। तो ये जो काम है इसको अब हम एक प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए, जिससे लोगों को, क्योंकि बहुत अफरा तफरी मची है, बहुत पैनिक फैला है, तो वो ना हो, तो हर थाने को हमने इसके लिए नोडल बना दिया है। पूरे 160 थाने जिले के, प्रदेश के यही काम करेंगे। और जिनको आवश्यकता है मदद की और जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, तो वो सारा एक प्लेटफॉर्म पे कॉमनली हो सके, उससे उनको भी सहायता करने वालों को भी सुविधा होगी और सहायता लेने वालों को भी सुविधा होगी। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। शहर के बाद अब गांव देहात को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में भी लोग कोरोना से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जहां बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। यही नहीं, लोगों के मुंह पर ना तो मास्क है और लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। कोरोना को काबू करने के लिए अब प्रशासन ने केवल जरूरी सेवाएं वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। बावजूद इसके दुकानें अभी भी खुली हुई हैं।
जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है, वहीं भगवानपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक 750 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो भगवानपुर में विभाग की ओर से अभी तक ना ही कोविड वार्ड बनाया गया है और ना ही वेंटिलेटर की सुविधा है। इतनी ही नहीं, अस्पताल में ना तो बेड है और ना ही मरीजों के लिए कोई सुविधा। अब ऐसे में मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही चल रहा है। थोड़ी सी भयावह है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ लगभग पिछले एक महीने में लगभग 700 के आसपास केसेस हैं, जिसमें से हमने काफी लोगों को होम आइसोलेट किया हुआ है और जिनको वाकई जरूरत थी हॉस्पिटल की, हमने उनको वहाँ भी शिफ्ट किया हुआ है। हमारी लगातार सैंपलिंग चल रही है, हम एंटीजन भी कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूंगा लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने हैंड वॉश जरूर करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।